नमस्कार दोस्तों, एमडी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम समझेंगे 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का सैम्पल पेपर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का सैम्पल पेपर 2025 और 26 के एग्जामों के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम देखते हैं एमसीक्यू। इसमें 12 एमसीक्यू दे रखे हैं। पहले इन्हें सॉल्व करेंगे, फिर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, शीत युद्ध की समाप्ति का एक प्रमुख कारण, एक प्रमुख परिणाम क्या था? दोस्तों, शीत युद्ध 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद समाप्त हुआ था। इसके बाद क्या हुआ था दोस्तों? अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया था, क्योंकि शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में चल रहा था। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो शीत युद्ध समाप्त हो गया। शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद अकेला पूरे विश्व में एकमात्र अमेरिका सबसे ताकतवर देश बचा था, और यहीं से एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों, अगला देखते हैं क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित। दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित था। ये सम्मेलन 1997 में हुआ था, जापान के क्योटो शहर में। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? जापान में एक शहर है जिसका नाम है क्योटो। उस शहर में जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ नियम कायदे कानून बनाए गए थे, जिन्हें क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। इनमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर रोक लगाई गई थी। जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, उनका उत्सर्जन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, उन पर रोक लगाने की बात कही गई थी, क्योंकि इन्हीं गैसों के कारण ओजोन परतों में छेद होता है। ये गैसें हैं सीएफसी, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इन इन गैसों को ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं दोस्तों। इन्हीं गैसों के उत्सर्जन पर रोक लगाने की बात क्योटो प्रोटोकॉल में की गई थी, और ये सम्मेलन जलवायु परिवर्तन से संबंधित था। दोस्तों, अगला देखते हैं। नीचे दो कथन, अभिकथन और कारण दिए गए हैं। इन कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनके नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उचित उत्तर विकल्प का चयन कीजिए। इन्हें हमें पढ़ना दोस्तों, और उनमें से जो सबसे सटीक जो उत्तर होगा उस पे टिक लगाना है। आज सुरक्षा में केवल सैन्य खतरे ही नहीं, बल्कि आर्थिक और पर्यावरणीय चिंता भी शामिल है। आज कोई भी देश अपनी सेना को तो मजबूत करता ही है, साथ ही साथ अपनी आर्थिक स्थिति को भी और मजबूत बनाता है। कोई भी देश आज वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वर्तमान में सभी देश अपनी सैन्य ताकत तो बढ़ा ही रहे हैं, और उसके साथ साथ अपने आप को आर्थिक रूप से भी एक ताकतवर देश बना रहे हैं, और पर्यावरण को भी सभी देश उतना ही महत्व दे रहे हैं। पर्यावरण की चिंता भी सभी देश अब वर्तमान में बड़े पैमाने पर करने लगे हैं, क्योंकि पर्यावरण में दोस्तों बड़े पैमाने पर पोल्यूशन वगैरह बढ़ता जा रहा है, जो देशों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर समस्या बनती जा रही है। तो दोस्तों, ये क्यों हो रहा है? पर्यावरण की समस्याएं और बाकी चीजों पे सभी देश क्यों गौर दे रहे हैं? इन सभी का कारण क्या है? तो दोस्तों, वैश्वीकरण ने सैन्य गठबंधनों से परे सभी राज्यों को आपस में जोड़ा है। जो सभी देश आज आपस में जुड़ गए हैं, सभी देश मिलकर पर्यावरण की चिंता कर रहे हैं, अपनी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये सब वैश्वीकरण के कारण हुआ है। तो हम क्या दोस्तों कह सकते हैं, ए और आर दोनों सत्य है, दोनों सही है, और आर एक ही सही व्याख्या करता है।
तो पहला ऑप्शन दोस्तों हमारा सही होगा। दोस्तों हम अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश सोवियत संघ का हिस्सा था? तो दोस्तों सोवियत संघ का कजाकिस्तान हिस्सा था। दोस्तों क्यूबा भी सोवियत संघ के साथ था, लेकिन सोवियत संघ का हिस्सा नहीं था। सोवियत संघ ने इस पे मिसाइलें तैनात कर दी थी, क्योंकि ये सोवियत संघ की नीतियों को पसंद करता था। सोवियत संघ का साथ देता था, लेकिन ये सोवियत संघ का हिस्सा नहीं था। अगला है दोस्तों, मानव सुरक्षा की अवधारणा को प्रमुखता मिली। दोस्तों मानव सुरक्षा की पहले ज्यादा चिंता नहीं की जाती थी। पहले मानव सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता था। पहले देश की सुरक्षा को महत्वपूर्ण माना जाता था। लेकिन दोस्तों 1990 के दशक से 1994 की बात करें तो दोस्तों 1994 में एक सम्मेलन हुआ था। इसके बाद यूएनडीपी का सम्मेलन हुआ था दोस्तों। इस सम्मेलन के बाद मानव विकास मो सॉरी इस सम्मेलन के बाद मानव सुरक्षा की अवधारणा को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा है। तो डी ऑप्शन सही है। दोस्तों अगला देखते हैं, ताशकंद समझौता 1966 पर हस्ताक्षर के समय भारत के विदेश मंत्री कौन थे? तो दोस्तों ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 10 जनवरी 1966। किसके बीच हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री। भारत के कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। सॉरी, लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के थे आयूब खान। इन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री। और जबकि उस समय की अगर हम बात करें तो उस समय सरदार स्वरण सिंह भारत के विदेश मंत्री थे। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सरदार स्वरण सिंह, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री उस समय कौन थे? प्रधानमंत्री थे। और विदेश मंत्री कौन थे? सरदार स्वरण सिंह। और इसमें विदेश मंत्री ही पूछा है, तो ए आंसर सही होगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मतलब होता है दोनों गुटों से अलग होना। तो इसका प्राथमिक मतलब भी यही होगा कि दोनों गुटों से अलग होना। तो शीत युद्ध गुटों से बचना। सिंपल भाषा में कहे तो शीत युद्ध के गुटों से बचना। शीत युद्ध के समय दोनों गुटों से बचना शीत युद्ध का और गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य था। तो इसका सही जवाब है शीत युद्ध गुटों से बचना। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत के मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल के निर्माता कौन थे? तो दोस्तों भारत के अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल की दोस्तों हम बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ये मॉडल अपनाया था। इस मॉडल को बनाने वाले प्रमुख भी यही थे। इन्होंने समाजवादी और पूंजीवादी और पूंजीवादी दोनों का ही मिश्रण, दोनों ही अर्थव्यवस्था के कुछ कुछ तत्व अपने भारतीय मॉडल में सम्मिलित करे और एक मिश्रित मॉडल तैयार करा, है ना। तो दोस्तों इसका जवाब सी सही है। सॉरी, बी सही है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। अगला देखते हैं दोस्तों, गरीबी हटाओ का नारा डैश द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा 1971 के चुनावों में इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा इंदिरा गांधी। भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इन्होंने 1971 में ये नारा दिया था। इसी नारे के कारण इंदिरा गांधी 1971 के चुनावों में जीती थी।
दोस्तों दोस्तों अगला देखते हैं हम 10वां क्वेश्चन, नेताओं का उनके दलों से मिलान कीजिए। दोस्तों यहाँ पर कुछ नेताओं के नाम दे रखे हैं और यहाँ पर उनके दलों का नाम दे रखा है। तो इन नेताओं के नाम को उनके दलों के नाम से मिलान करना है दोस्तों। फिर इनमें से ये कोड दे रखे हैं, उन्हें ढूंढना है और जो भी सही कोड है उस पर निशान लगाना है। तो दोस्तों पहले देखते हैं हम इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी सभी को पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थी। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि फोर्थ का जवाब क्या होगा? फोर्थ का जवाब होगा सेकंड। तो जहाँ फोर्थ है ना, फोर्थ का जवाब सेकंड होगा। सी राम गोपालचारी। तो दोस्तों सी राम गोपालचारी स्वतंत्र पार्टी के थे। किसके थे दोस्तों? स्वतंत्र पार्टी के थे। तो थर्ड का थर्ड हो जाएगा दोस्तों। थर्ड का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों ई एम एस नमूद्रीपाद। तो दोस्तों नमूद्रीपाद कम्युनिस्ट पार्टी के थे। तो इसका सेकंड का वन हो जाएगा दोस्तों। और जयप्रकाश नारायण जनता पार्टी के थे। तो फर्स्ट का दोस्तों फोर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट का फोर्थ इसमें है, सेकंड का वन इसमें है, थर्ड का थर्ड इसमें है, फोर्थ का सेकंड इसमें है। तो ये सही जवाब है दोस्तों आपका। दोस्तों अगला देखते हैं, बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों बांग्लादेश को अलग देश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका शेख मुजीबुर रहमान ने निभाई थी और यही बाद में बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित को उनके गठन के कालानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों पहले देखते हैं कब कब बने। तो दोस्तों हरियाणा बना था 1966 में, पंजाब राज्य से अलग होकर। फिर इसके बाद दोस्तों बना 1963 में नागालैंड। फिर इसके बाद सन 2000 में दोस्तों क्या बना? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से अलग होकर। और असम का पुनर्गठन हुआ 1971 में, 70-71 में हुआ। तो हम 71 मान के चलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा बना सेकंड, फिर उसके बाद बना फर्स्ट, फिर उसके बाद बना फोर्थ, फिर सबसे लास्ट में बना थर्ड। तो सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। तो सी जवाब एकदम सही है। तो दोस्तों आप देखते हैं कुछ लॉन्ग क्वेश्चन। तो दोस्तों 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन। पहले देखते हैं दोस्तों, भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना के कोई 2 उद्देश्य बताइए। तो दोस्तों भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, ये 1951 से 56 तक चली थी दोस्तों। इसके उद्देश्य थे कि जो देश का विकास है, वो जो विकास की रफ्तार है देश की, उसे अभी हमें धीमी रखनी चाहिए। वो कृषि पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और दोस्तों इसके अलावा इसमें भाखड़ा नागल बांध जैसी विशाल विशाल परियोजना पर भी ध्यान दिया गया था। और दोस्तों अब दूसरा देखते हैं, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में दक्षेस की भूमिका की व्याख्या कीजिए। दोस्तों जो दक्षेस है, ये 1985 में बनाया गया था। ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है। ये जो दक्षिण एशिया के देश है, इन सभी देशों ने मिलकर इस संगठन को बनाया है। इस संगठन ने दक्षिण एशिया के देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा दिया है। इसमें इसने इन सभी देशों के बीच में सहयोग को, लड़ाई झगड़े कम करने की ये प्रयास करता है और सहयोग को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों ये इसके काम है। दोस्तों अगला देखते हैं, सामूहिक सुरक्षा
और सहकारी सुरक्षा के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों सामूहिक सुरक्षा का अर्थ होता है यदि किसी एक देश पर हमला होता है तो सभी देश मिलकर उसकी रक्षा करते हैं। जैसे दोस्तों हमने पढ़ा था नाटो। नाटो में 12 देश शामिल थे जिन्हों का कहना था कि हम 12 में से किसी एक देश पे भी हमला होता है तो माना जाएगा कि हम 12 देशों पर हमला हुआ है, तो उसको उसका जवाब हम 12 देश मिलकर देंगे। तो दोस्तों ये सामूहिक सुरक्षा में इस प्रकार से सुरक्षा की जाती है। और दोस्तों सहकारी सुरक्षा का मतलब होता है कि यदि देश आपस में सहयोग करके अगर किसी देश के बीच में लड़ाई वगैरह जो होती है तो आपस में सभी देश सहयोग करके बातचीत के माध्यम से एक समझौता करते हैं और सुरक्षा स्थापित करते हैं। इसमें दोस्तों टकराव की बजाय बातचीत के माध्यम से सुरक्षा की जाती है और आपसी बस विश्वास और सहयोग को इसमें दोस्तों बढ़ावा दिया जाता है। और जबकि सामूहिक सुरक्षा में सभी देश मिलजुल कर आक्रमण करते हैं। जितने देश संगठन में शामिल है सभी कोई उन पे अगर आक्रमण होता है तो सभी उसका जवाब एक साथ मिलकर देते हैं। तो दोनों में दोस्तों अंतर है। दोस्तों अब देखते हैं 16वां क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति क्यों शुरू की गई थी। तो दोस्तों 1960 के दशक की बात करें तो भारत में अकाल पड़ गया था, खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया था, है ना। तो इस जिसके कारण भारत में अकाल जैसी समस्याएं थी। तो इस अकाल जैसी समस्याओं से उभरने के लिए, इससे निपटने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, जिससे भारत में काफी ज्यादा फायदा हुआ। गेहूं की पैदावार भारत में बढ़ गई थी। दोस्तों आप देखते हैं गठबंधन सरकार और एक दलीय प्रभुत्व के बीच एक अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों गठबंधन जो सरकार होती है इसमें कई सारी पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है, क्योंकि कई किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, इसलिए गठबंधन की सरकार बनती है। जबकि दोस्तों एक दलीय प्रभुत्व की बात करें तो यहाँ पर एक दल को पूर्ण रूप से बहुमत मिल जाता है। एक ही पार्टी को जब बहुमत मिल जाता है तो उसे हम कहते हैं एक दलीय प्रभुत्व। जैसे दोस्तों 1950 की बात करें, पहले आम चुनाव, दूसरे आम चुनाव, तीसरे आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को देश में बहुमत मिल जाता था। अकेली दम पर कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना रही थी, तो वह व्यवस्थित थी एक दल के प्रभुत्व की व्यवस्था, जिसमें एक दल का ही कई दिनों तक सरकार बनती रही थी, वो भी लोकतांत्रिक ढंग से। तो ये अंतर होता दोनों में। गठबंधन की सरकार में कई सारी पार्टियां मिलके सरकार बनाती है, जबकि एक दल के प्रभुत्व का मतलब होता है कि एक दल अकेले दम पर अपनी क्या करता है, सरकार बनाता है। अब दोस्तों अगला देखते हैं, उदाहरण सहित वैश्विक साझी संपदा शब्द को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों साझी संपदा क्या होती है। दोस्तों वैश्विक स्तर पर कुछ ऐसी संपदाएं हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है बल्कि पूरे विश्व का अधिकार है। इन्हें ही विश्व की साझी संपदा कहते हैं। जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप, जिस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है, इस पर पूरे विश्व का अधिकार है। जैसे वायुमंडल, बाहरी वायुमंडल, अंतरिक्ष, महासागर, इन पे दोस्तों किसी एक देश का अधिकार नहीं है, इन पे पूरे विश्व बिरादरी का अधिकार है। तो दोस्तों इन्हें ही हम विश्व की साझी संपदा कहते हैं। दोस्तों हम 4 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं, जो 5 क्वेश्चन है ना, इन्हें देखते हैं। बांडुंग सम्मेलन 1955 में भारत की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों बांडुंग सम्मेलन में भारत ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि दोस्तों भारत को आजादी मिलने से पहले ही भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एशिया,
और अफ्रीका के देशों का दौरा किया था, जिससे एशिया और अफ्रीका के देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत हो गए थे। और इसके बाद भारत में मार्च 1947 में एशिया संबंध सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जबकि अभी भारत को आजादी मिलने में समय था। इसी एशिया संबंध सम्मेलन के कारण बांडुंग सम्मेलन 1955 में कराया गया था एशिया और अफ्रीका के देशों के बीच में। तो दोस्तों, भारत अगर 1947 में एशिया संबंध सम्मेलन नहीं कराता तो बांडुंग सम्मेलन हो ही नहीं पाता। इसलिए बांडुंग सम्मेलन में भारत की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, बांडुंग सम्मेलन इंडोनेशिया के एक शहर बांडुंग में किया गया था, इसलिए इसे बांडुंग सम्मेलन के नाम से जाना जाता है।